नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बड़ी खबर। यहां एक सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटे में 24 मौतें हो गई हैं। इनमें 12 नवजात बच्चे हैं और 12 वयस्क हैं। शुरुआती जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ज़्यादातर मौतें सांप काटने या अन्य वजहों से हुई हैं, लेकिन दूसरी जानकारी जो आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे उन्हें दवा समय पर नहीं मिली। दवा मिलने में कहीं लापरवाही हुई है अस्पताल के स्टाफ की तरफ से और इस वजह से ये मौतें हुई हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि सांप काटने से मौत हुई है या दूसरी और वजह थी जिससे पीड़ित वहाँ पर थे अस्पताल में मौजूद, लेकिन ये पता लग रहा है कि वहाँ अस्पताल में दवाओं की कमी थी। शायद स्टाफ के यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने की वजह से कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में मेडिकल का स्टाफ और सुविधाएं नहीं थी और इसकी कमी के चलते ये मौतें हुई। इस पर हमने बात की वहाँ के डॉक्टर से कि वो क्या कह रहे हैं। लहान मुलांमध्ये 6 पुरुष जातीचे बाळ आणि 6 स्त्री जातीचे बाळ असे 12 रुग्णांचा डेथ झालेला आहे। त्याचप्रमाणे स्नेक बाईट, विषबाधा दुसरी म्हणजे जे ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंग म्हणतो अशा हे मेडिसिनच्या तिथे पण एक 12 झालेले आहेत। प्रमाणामध्ये बदल्या झाल्यामुळे थोडीफार अडचण निर्माण झाली, परंतु रुग्णसेवेमध्ये फारशी अडचण निर्माण झालेली नाही। कारण काही काळामध्ये जी हाफकिन ह्या संस्थेकडनं औषधांची खरेदी होणार होती तर ती झालेली नाही आहे। त्यामुळे एक थोडीफार अडचण निर्माण झाली। आपले जे काही सँक्शन बजेट आहेत त्याच्यामधनं रुग्णसंख्या जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे हे बजेट पण थोडंफार कमी पडतं आणि मग अशा वेळेस आपण अत्यावश्यक रुग्णांना किंवा गरजू रुग्णांना औषधामुळे मृत्यू येईल असं कधी घडू देत नाही। त्यांना स्थानिक स्तरावर खरेदी करून आणि आवश्यकतेप्रमाणे आपण खरेदी करून देतो। आता कधी एखाद्या वेळेस रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे काही किरकोळ औषधांचे की जिथे आजारपण किरकोळ आहे अशाची कमतरता नाकारू शकत नाही, होऊ शकते, परंतु बजेटच्या उपलब्धतेप्रमाणे अत्यावश्यक रुग्णांसाठी मात्र औषधे इथे भरपूर आहेत। और इस पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अस्पताल में एक ही दिन में 18 मौतों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है। एक सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटों में 24 मौतें हुई हैं और इनमें 12 नवजात बच्चे शामिल हैं। अस्पताल की तरफ से कहना है कि इनमें 6 लड़के और 6 लड़कियां थीं। 12 वयस्कों की भी मौत हुई है। अलग अलग बीमारियों की वजह से यहाँ पर ये अस्पताल में नाजुक हालत में भर्ती थे। अधिकांश जो मरीज थे वो सांप काटने की वजह से यहाँ पर भर्ती हुए थे, तो तुरंत से इन्हें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहुँचानी थी, लेकिन अस्पताल की ओर से जो जानकारी है वो चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि दवाई की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुकी थी। हालांकि खरीद कर बाहर से उन्हें मुहैया कराया गया था, लेकिन जो बजट अस्पताल के पास होता है उसके कहीं ज़्यादा संख्या में मरीज़ होने की वजह से कभी कभी गड़बड़ियाँ होती हैं और कुछ इसी तरह से विपक्ष भी हमलावर है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता, इन्होंने दौरा किया इस अस्पताल का और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 500 मरीज़ की क्षमता है यहाँ पर, लेकिन 1200 से अधिक मरीज़ यहाँ पर भर्ती हैं। तो ऐसे में जो सरकारी अस्पताल की चरमराई हालत है उस पर वो सरकार पर हमलावर दिखे। सुप्रिया सुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला। अस्पताल की ओर से जो जवाब आया है उसमें एक ये बात भी गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि डीन ने कहा कि जो आसपास का 70 से 80 किलोमीटर का इलाका है वहाँ पर कोई दूसरे ऐसे बड़े अस्पताल न होने की वजह से नाजुक हालत में, बेहद क्रिटिकल हालत में मरीज़ यहाँ पर भर्ती होते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि जहाँ पर दवाई की सप्लाई में गड़बड़ी हो, बजट में गड़बड़ी हो, कम पड़ जाए तो मरीज़ों की क्या हालत होगी। तो ऐसे में 24 घंटों में 24 मरीज़ों की मौत हुई है। और इस चौंकाने वाली खबर पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी जानकारी इस खबर की नहीं है। हालांकि उचित कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया है, लेकिन जिस तरह से अस्पताल की ओर से बयान सामने आया है कि 80 किलोमीटर तो कोई बड़े अस्पताल नहीं, दवाई की सप्लाई में कमी और बजट से कहीं ज़्यादा मरीजों का भर्ती होना, इस पर सरकार को आगे जवाब देना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। ये बड़ा ही गंभीर मसला है जिस पर निश्चित ही कोई ना कोई जांच रिपोर्ट आनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब अगला बड़ा मुद्दा, अगले आम चुनाव से पहले एक नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। ये तय है कि 2024 के आम चुनाव करीब आते आते ये मुद्दा अब और जोर पकड़ेगा। यह है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का मुद्दा।
इसे लेकर पहले से ही कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं। आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त ये संकेत दे दिए थे कि जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुछ ही देर में रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग के मुद्दे में नई जान आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की करीब 13 करोड़ की आबादी में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल तादाद 84.39% है, यानी करीब 85%, जबकि अनारक्षित यानी सामान्य जातियों की आबादी 15.52% है। आने वाले दिनों में इस तरह के जो आंकड़े हैं इसको इसी तरह से पेश किया जाएगा कि जो सामान्य की आबादी है वो 15-16% से ज़्यादा नहीं है बिहार में। और अगर इसका और आगे वर्गीकरण करें, जो आंकड़े आज आए हैं, तो बिहार में पिछड़ी जातियाँ 27.12% हैं जो ओबीसी के अंदर आती हैं, और ओबीसी के ही अंदर आने वाली अति पिछड़ी जातियाँ 36.01% हैं। इन्हें मिलाकर 64% हुआ। तो ये ओबीसी की आबादी है। लेकिन अनुसूचित जातियों की बात करें तो वो 19.65% हैं। अनुसूचित जनजातियां कम हैं 1.68%। तो जो असली चीज़ रिपोर्ट में सामने आई है वो ओबीसी की आबादी है। इसी रिपोर्ट में बिहार की आबादी का और वर्गीकरण किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में मुस्लिम 17.7% हैं बिहार की आबादी में, यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर जो एक तरह से महादलित में आते हैं वो 3%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86%। इसी रिपोर्ट में धार्मिक आधार पर भी बिहार की आबादी को गिना गया है और इसके मुताबिक बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, यानी करीब 82%। मुस्लिमों की आबादी 17.7% है, ईसाई 0.05%, सिख 0.011% और बौद्ध 0.085%, जैन और भी कम 0.0096%। तो ये बिहार की राजनीति में उस तरह से कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम की आबादी है और उनके अंदर जो पिछड़ी अति पिछड़ी आबादियां हैं वो निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में निभाने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं पड़ा, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ेगा, कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में मुख्यमंत्री। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। इस रिपोर्ट के बाद अब अन्य राज्यों में भी जाति आधारित गणना की मांग तेज हो सकती है, जो अगले आम चुनाव से पहले पार्टियों के राजनीतिक एजेंडा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने इसका साफ संकेत दिया। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है
आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महादलित नेता जीतन राम मांझी को सुनना भी जरूरी है, जो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन राजनीति में रहेंगे। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम है, जो अब एनडीए में शामिल है। लेकिन कल ही वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पटना लौटे हैं। अगर हमसे पूछते हैं तो एक तरह से आप हमारी बात करते हैं। हम तो जाति की बात को करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1956 में हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और कहा कि हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, क्योंकि मेरा जन्म होना मेरे बस की बात नहीं थी। क्यों कि ये धर्म में जाति पाति ऊंच नीच की बात की गई है, इसलिए उन्होंने ये किया था। तो हम लोग उनकी बात को मानते हैं, लेकिन हम उनकी बात को मानते हैं, लेकिन एज ए होल की बात क्या है? एज ए होल समाज में यहाँ देखा जाए तो एक जाति नहीं, सैकड़ों जाति में लोग बटे हुए हैं और उसी के आधार पर लोग अपना लाभ ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। जिसकी आबादी का ज़्यादा है उसको आबादी कम है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिल। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जाति जनगणना का श्रेय अपनी ही पार्टी को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। हमको राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। तो जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं उन सारे आंकड़ों का पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के बीच ये आंकड़े क्या गुल खिलाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बीजेपी विस्तार से प्रतिक्रिया देने से पहले अभी इन आंकड़ों का अध्ययन करेगी। लेकिन इस मुद्दे की तुरंत एक झलक ग्वालियर में प्रधानमंत्री की रैली में दिख गई, जहां प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जाति की राजनीति करता रहा है। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। दरअसल 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के जरिए जो सोशल इंजीनियरिंग हुई, उसका जवाब बीजेपी ने कमंडल की राजनीति से भी दिया था। लेकिन विपक्ष ने इसके बाद अब ओबीसी का मुद्दा उठा दिया। इसके पीछे विपक्ष की दलील है कि देश में ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है और इसके मुकाबले आरक्षण में उसका हिस्सा बहुत कम। अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आपको बताते हैं। उसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण है, अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है और इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है, जिसमें अगड़ी जातियां भी आती हैं। संसद ने 2019 में संविधान में संशोधन कर यह आरक्षण दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। लेकिन ओबीसी से जुड़े संगठनों और नेताओं की लगातार शिकायत रही है कि उन्हें मिलने वाला आरक्षण का लाभ उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ओबीसी की आबादी का दरअसल तभी पता चल पाएगा जब पूरे देश में जातिगत आधार पर जनगणना की जाएगी, जो आखिरी बार 1931 में की गई थी। 1931 में हुई देश की जनगणना में ओबीसी की जनसंख्या तब 52% पाई गई और तब से अब तक काफ़ी बदलाव हो चुका है। पूरा देश बदल चुका है बीते 90 साल के अंदर। लेकिन अभी तक जातिगत आधार पर उसके बाद जनगणना नहीं हुई। वैसे मंडल कमीशन ने भी ओबीसी की आबादी 52% के करीब होने का अनुमान लगाया था।
2011 में जातिगत आधार पर भी जनगणना की गई, लेकिन इसे सरकार ने कहते हुए जारी नहीं किया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ियां मिली हैं। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 16.6% थी, अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% और ओबीसी का आंकड़ा जारी हुआ ही नहीं था। देश में ओबीसी आबादी का जब कोई पुख्ता आंकड़ा है ही नहीं तो अनुमान अलग अलग लगते हैं। जैसे मंडल का हमने बताया कि मंडल कमीशन के अनुमान के मुताबिक आबादी ओबीसी की 52% है। वहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ के 2006 के सर्वे के मुताबिक ये आबादी उससे कहीं कम 41% है। लेकिन इन आंकड़ों पर पुख्ता तौर पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये आंकड़े तभी ठीक से सामने आ पाएंगे जब देश की जनगणना जाति के आधार पर भी कराई जाएगी, वैज्ञानिक आधार पर जनगणना होगी, वैज्ञानिक तरीके से होगी। अभी तक केंद्र सरकार का जो रुख रहा है जातिगत जनगणना के मामले में, वो उसके पक्ष में नहीं दिखा है। इसी साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और जातिगत जनगणना का विरोध किया था। हलफनामे में कहा गया 2021 की जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा शामिल न किया जाए। जातिगत जनगणना से ओबीसी को बाहर रखना सरकार का एक सुविचारित नीतिगत फैसला है। ओबीसी की जनगणना करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल और जटिल है। 2011 की जनगणना में कई गलतियां थीं। ओबीसी पर आंकड़ा जमा करने के लिए जनगणना आदर्श तरीका नहीं है, सरकार ने अपने हलफनामे में कहा और कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ने भी लगातार ये कोशिश की कि वो खुद को ओबीसी का असली हितैषी साबित करती रहे। बीजेपी दलील देती है कि उसकी सरकार में एक ओबीसी ही इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कई मंचों पर कहते रहे हैं कि वो ओबीसी से हैं। यही नहीं, संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को इस मुद्दे पर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 85 ओबीसी सांसद हैं, जो 29% बैठता है। सरकार के 29 मंत्री भी ओबीसी वर्ग से हैं। कुल बीजेपी के 1358 विधायकों में से 365 यानी 27% ओबीसी से हैं। और अगर विधान पार्षदों यानी एमएलसी की बात की जाए तो बीजेपी के 163 एमएलसी में से 65 ओबीसी से हैं, जो 40% है। तो निश्चित ही ये आंकड़े ये तो बताते हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड कई अन्य दलों से कहीं बेहतर है। लेकिन सवाल आम जनता के बीच संसाधनों के उचित बंटवारे का भी है। यही वजह है कि देश के अलग अलग इलाकों से ये आवाज़ तेज हो रही है कि समाज के वंचित वर्गों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा तभी हो पाएगा जब उनसे जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा हो, ताकि किसी वर्ग से अन्याय ना हो। यही वजह है कि इस मुद्दे पर सियासी गोलबंदी नए सिरे से तैयार होती दिख रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ अब कांग्रेस भी ओबीसी कोटा को नए सिरे से तय करने को तैयार दिख रही है, वो बात कर रही है इसकी। यह आंकड़ा सामने आने के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति नए सिरे से तैयार होगी। नया आंकड़ा आएगा तो ये बात सामने आएगी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी कितनी बढ़ी है या कम हुई है। अब बिहार से जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उन पर विशेषज्ञों की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। इस मुद्दे पर हमने बात की समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण से। इसका जो असर होगा बिहार की राजनीति में होगा और दूसरा केंद्रीय राजनीति नेशनल पॉलिटिक्स में। बिहार की राजनीति में इसका जो असर होगा, पहले एक तरह का जो बहुसंख्यकवाद जो पहले छुपा छुपा रहता था, अब वो बहुत मुखर हो जाएगा, बहुत वोकल हो जाएगा, बहुत एक्सर्टिव हो जाएगा। और उस बहुसंख्यकवाद के फॉलो अप के रूप में रिजर्वेशन को बढ़ाने की डिमांड का प्रेशर वहां की सरकार पर क्रिएट होगा और उस डिमांड के अराउंड पॉलिटिक्स चलेगी। तो उसका जो पॉलिटिकल गेन, जो पार्टी उसको अधिक से अधिक कैपिटलाइज कर पाएगी, उसका फायदा होगा। दूसरा जो है, अब सवाल यह है कि दूसरा इसका जो केंद्रीय राजनीति पर क्या असर, केंद्रीय राजनीति पर इसका असर ये पड़ेगा कि एक तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह की डिमांड शुरू होंगी। दूसरा, बीजेपी को के साथ एक बड़ी कड़ी टसल ओबीसी वोटों के लिए फिर से खड़ी हुई। हालांकि बीजेपी खुद एक ओबीसी लेड पार्टी है, वो ब्राह्मण मनिया पार्टी नहीं रह गई है, ओबीसी लेड पार्टी है जिसमें कि बहुत सारे ओबीसी मंत्री हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और बीजेपी लगातार पिछले 2-3 दशकों से ओबीसी कम्युनिटी में लीडरशिप कल्टीवेट करना, ओबीसी कम्युनिटी को अपने में जोड़ना, स्पेशली जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है उनके काउंटर में
जो अदर ओबीसी कास्ट है उनका एक बड़ा कोहेसिव अलायंस उसने हर राज्य में बना रखा है। बिहार में वो कमजोर है और राज्यों में बहुत मजबूत। तो वो उसके कारण वो इनके जो एग्रेसिव कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है, जो कास्ट सेंसस से पैदा होती है, मजबूत होती है, उसको वो रोकेंगे या रिस्ट्रेन करेंगे। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी मानते हैं कि बिहार से आए ये ताजा आंकड़े आने वाले दिनों की राजनीति को मथने वाले हैं। बांटने के पेटेंटिंग केवल प्रधानमंत्री के पास या भाजपा के पास थोड़े है कि आप धर्म के आधार पर बांट दीजिएगा तो हाँ, ये लोग जात के आधार पर नहीं बांटेंगे। आप भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं पूरे देश को। सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वही तो मैं कहा कि बजरंगबली कहाँ से आ गए? विकास की बात होती, मंदिर की कहाँ से बात आ जाती है, काशी की बात कहाँ से आ जाती है, मथुरा की बात कहाँ से आती है? केवल बेरोजगारी की बात होती, महंगाई की बात होती, विकास की बात होती। तो ये लोग भी अपना देखिए, दोनों तरफ से केवल पॉलिटिकल जो है मुद्दे, ये महाभारत की तैयारी चल रही है। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, सारी पार्टियां करी। अब तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो हम करेंगे। राहुल गांधी का है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। क्यों नहीं? आप वो तो दिखा दिया। आप बिहार में देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 13 अपर कास्ट के हैं। राज्यसभा के 16 जाते हैं यहाँ से, इसमें 8 अपर कास्ट के हैं। ये क्या है? आप हैं 10%। आप जोड़ लीजिए ना, कितना है अपर कास्ट के लोग बिहार में, कितना है? आप जोड़िए 10%। तो यहाँ पर देखिए कि 32% माई हो गया, 3% के आसपास कुर्मी नीतीश कुमार का हो गया, 32, 3, 35, 36% जो ईबीसी है, जो लालू प्रसाद यादव का जिन था 95 में। और अब खबर दिल्ली पुलिस के एक ऐसे कांस्टेबल की जिसने एक तरफा प्यार में पागल होकर अपनी ही एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। हत्या के राज को दफन करने के लिए झूठ पर झूठ गढ़ता रहा। ऐसे झूठ जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन झूठ अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। मामला जब क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो खुल ही गया, और ऐसा खुला कि खुद जांच करने वाले अपने एक पुलिस के साथी की हरकतों से, करतूतों से हैरान रह गए। ये करतूत किसी प्रोफेशनल किलर से कम नहीं थी। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सुरेंद्र राणा पिछले 12 साल से वो दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात है और हत्याओं की दर्जनों कॉल्स पर मौकाए वारदात पर जा चुका है। लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी कि सुरेंद्र पीसीआर में तैनात रही अपनी ही साथी की हत्या कर उसका राज सीने में दफन किए घूम रहा है। हत्या के आरोप में सुरेंद्र, उसके साले रॉबिन और उसके दोस्त राजपाल को गिरफ्तार किया गया है। नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी से। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है, और उनको उस पर विश्वास रहा। और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा। और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोप इन किया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की कांस्टेबल मोना 2014 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी, जबकि सुरेश 2012 में। दोनों पीसीआर में तैनात थे। वहीं से सुरेश मोना के संपर्क में आया। मोना सुरेश को डैडी यानी पिता बुलाती थी और सुरेश उसे बेटा बोलता था। इसी बीच मोना का चयन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। फिर वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। पुलिस के मुताबिक सुरेश उस पर बुरी नजर रखता था। जब मोना ने इसका विरोध किया तो वो 8 सितंबर 2021 को मोना को किसी बहाने अलीपुर अपने घर की तरफ ले गया। 8 सितंबर को उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो मैं अपने घर ले चलता हूं, अगर तुमको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको अपने। और फिर वहाँ एक सुनसान जगह में जहाँ पे केवल एक नाला है और खेत वेत से हैं, जंगल टाइप का है, वहाँ ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे अपने गांव में, हमारा गांव पास में ही है। और फिर उसको वहाँ पे शाम हो चली थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था,
और वहाँ पे कोई ज़्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, तो वहाँ गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। हत्या के बाद उसने मोना को अलीपुर में इसी जगह दफना दिया और ऊपर से पत्थर रख दिए। इसके बाद उसने मोना के घर वालों को बताया कि मोना कहीं गायब हो गई है। वो लगातार मोना के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार वो मोना के घर वालों के साथ पुलिस थाने भी गया। उसने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था जिससे लगे कि वो जिंदा है। यही नहीं, वो उसके सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो मोना के घर वालों को झूठी जानकारी देकर कहता कि उसे किसी ने फोन किया है और इस लोकेशन पर है। फिर मोना के घर वालों के साथ उस लोकेशन पर जाता भी था। इस तरह मोना के घर वालों ने उसके साथ 5 राज्यों के न जाने कितने शहरों की खाक छानी। हत्या के राज को छिपाने के लिए उसने एक और हैरत अंगेज तरीका अपनाया। उसने अपने साले रॉबिन को मोना का एक ऑडियो दिया। रॉबिन ने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया जिससे लगे कि मोना किसी के साथ भाग गई है। हेलो, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अरविंद बताइए। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं, एक्चुअली मेरे को बात करनी थी अभी। नहीं, अभी वो बात करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल डरी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है। पुलिस और पीड़िता के परिजनों को धोखा देने के लिए सुरेंद्र का साला रॉबिन एक कॉल गर्ल के साथ हरियाणा, देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी आदि शहरों के होटलों में गया। वहां से वो पीड़िता के घर फोन करके कहता था कि पीड़िता उसके पास है। जहाँ से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट, ढाबा, डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया। वहाँ पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है, इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहाँ ड्रॉप कर देता था। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोला जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज ये छूटे थे, तो देखते तो ये तो उसी के कागज है। जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की, कि तेरे को 1000 रुपये दिन के देंगे, 2000 तू हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़ देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी। आरोपी सुरेंद्र के पास मोना के कई ऑडियो थे। वो उसके ऑडियो क्लिप में एडिट कर अपनी बातचीत मोना के घर वालों को भेजता जिससे लगे कि मोना जानबूझकर घर नहीं आ रही है। हेलो, बोलो आप। आ रही आवाज तुम्हें? हेलो, आ रही है, मुझे आ रही है, बोलो आप। कहाँ हो तुम? और ये क्या मैसेज छोड़ा है? तुम्हारा सामान तुम्हारे घर वाले ले गए, विधि और अलंकार आए थे। अपने घर बात कर लो, इतने दिनों बाद कॉल किया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा करेंगी यार? नहीं, दिमाग खराब कर देंगी, चिल्लाएंगी मम्मी, फिर अब आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 2 महीने बाद जब क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच शुरू की तो उसने उस नंबर की जांच की जिससे रॉबिन अरविंद बनकर फोन करता था। उस नंबर को ट्रेस किया तो वो इशू हो रखा था एक पवन कुमार की आईडी पे। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने, राविन ने अपनी, राजपाल की। तो उस राजपाल जो है वो राविन जो इसका साला है उसका दोस्त है, फर्दर उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा रही। तो इन्होंने बैकवर्ड उसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट किया। मोना बुलंदशहर के एक गांव की रहने वाली थी। उसके घर वालों के मुताबिक वो पढ़ाई में टॉपर थी। उसने बीएड किया था और वो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन सब सपने टूट गए। उधर आरोपी सुरेंद्र शादीशुदा है और उसका 12 साल का बेटा है। उसे लगा कि मोना अफसर बन जाएगी और अब इससे शादी करना ठीक रहेगा, जबकि मोना उसे एक पिता की नजर से देखती थी। नतीजा,
उसने मोना की हत्या कर दी। पुलिस अब बरामद कंकाल का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। आरोपी एक पुलिसकर्मी है, इसलिए उसको पता था कि हत्या के बाद सबूत छिपाने के संभावित तरीके क्या हो सकते हैं। वो लड़की के परिवार को लगातार ये विश्वास दिलाता रहा कि वो लड़की की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कई बार लड़की को खोजने के लिए वो उसके परिवार के साथ भी गया। वो लगातार लोकल पुलिस से ये कहता रहा कि इस मामले की जांच ठीक से की जाए, यानी वो हत्या का राज छुपाने के लिए वो हर संभावित तरीका ढूंढ रहा था और कर रहा था, जिससे कि हत्या की जानकारी ना तो लड़की के परिवार को मिल पाए और ना ही पुलिस को। लेकिन हर वारदात कोई ना कोई सबूत छोड़ जाती है और आखिरकार आरोपी पकड़ा गया। नई दिल्ली से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।